चलिए तो दोस्तों, अगर हम आज बात करें तो मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर लिया है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टेप हो गया था, हार्ड डिस्क हो गया था, आपका ये मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क हो गया था जिसको डिस्केटे कहते हो, जिप डिस्क हो गया था, एनयूएसबी सीडी हो गया था, सीडी डीवीडी बीआरडी एचवीडी हो गया था। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसे आप कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क में रोम क्या होता है, आर क्या होता है, आरडब्ल्यू क्या होता है, ये भी हो गया था। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी हो गया था आपका, डीवीडी ये हो गया था आपका, बीआरडी शायद ये नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये कल मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 जीबी होती है। डीवीडी भी क्या होता है आपका, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस। कल मेमोरी एंड मेमोरी का पार्ट डिस्कस कर रहे थे, आज हम लोग सॉरी स्टोरेज डिवाइस के पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बेसिकली क्या होता है, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ना आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें मैंने कहा DASD और SASD होता है। तो जो DASD होता है जिसे आप डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस बोलते हो, DASD डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस बोलते हो, और SASD का मतलब होता है दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँ कि आपका जो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, मैग्नेटिक टेप का नाम सुना होगा आपने, जिसे आप टेप ड्राइव कहते हो। मैग्नेटिक टेप को क्या कहते हो, टेप ड्राइव कहते हो। वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का। और आपका जो डीवीडी, आपका जो सीडी होता है, डीवीडी होता है, बीआरडी होता है, एचवीडी होता है, या आपका जो हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ये आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ये एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बनता है, कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है और कौन सा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। मैंने कल इसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो डीवीडी भी क्या है, अब देखो सीडी से बड़ा डीवीडी। डीवीडी मतलब आप सोचेंगे सर अंतर क्या है, अरे भैया सीडी जो है वो 750 MB डेटा को स्टोर करता है, मतलब उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, और जो डीवीडी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 जीबी है, 4.7 गीगाबाइट है। ठीक है, आगे बात करें तो डीवीडी में और भी टाइप आते हैं, बट आपको उस टाइप से मतलब नहीं है, आपको केवल एक ही से मतलब है, आरडब्ल्यू जो होता है आपका, यानी कि आपका जो 4.7 जीबी होता है उसी से मतलब है। अब देखो उससे बड़ा बीआरडी होता है। बीआरडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 50 जीबी से 100 जीबी होती है। कितनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, 50 जीबी से 100 जीबी होती है। डीवीडी से बड़ा भी होता है आपका क्या, बीआरडी। सिमिलर टू डीवीडी, उसका फॉर्मेट जो होता है डीवीडी की तरह ही होता है। आप देखो डीवीडी सीडी सब एक ही तरह फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन कहने का आशय दोस्तों यहाँ पे क्या है, कहने का आशय ये है कि जो बीआरडी होता है ये आपका डीवीडी से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर लार्जेस्ट पूछ ले कि लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस का नाम बताइए, और उसमें मान लीजिए लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस पूछा है और सीडी है ऑप्शन में, डीवीडी है, बीआरडी है ना, और फ्लॉपी डिस्क है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्लॉपी डिस्क है, तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा बीआरडी जो है। सीडी और डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क से बड़ा आपका ब्लू रे डिस्क है, जिसे आप ब्लू रे डिस्क के नाम जानते हो। जी गुड आफ्टरनून मैडम, हाउ आर यू एंड हाउ आर योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसे है, फटाफट बता दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार अपने ग्रुप में बता दीजिए कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसको क्लास करने आना है वो आ भी सकता है, उसका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, ये मैंने कल नहीं बताया शायद बीआरडी। अब इससे भी बड़ा कुछ होता है, इससे बड़ा क्या होता है दोस्तों, इससे बड़ा जो होता है वो आपका एचवीडी होता है। क्या होता है दोस्तों, एचवीडी होता है। एचवीडी का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है एचवीडी का मतलब, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। 6 टेराबाइट दोस्तों, 6 टेराबाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कितनी होती है, 6 टेराबाइट होती है। ठीक है ना, हाँ, आई एम ऑल्सो फाइन, आप देख सकते हैं हम भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए।
ओके, तो अगर आप पूछे सबसे बड़ा तो आंसर एचवीडी, उसके बाद बीआरडी होता है, उसके बाद डीवीडी होता है, सबसे छोटा इसमें सीडी होता है। और ये सारे किसके एग्जाम्पल है माय फ्रेंड्स? ये सारे आपके जो एग्जाम्पल हैं ये ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है। किसके हैं? ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो फ्लैश मेमोरी क्या होता है, मैंने शायद इसके बारे में भी किया था कि जो फ्लैश मेमोरी होता है ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। और फ्लैश मेमोरी भी क्या होता है आपका? ये नॉन वोलेटाइल होता है ना? सेकेंडरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, इट इज a storage medium that can be electrically erased and reprogrammed। भैया ये भी आपका एक स्टोरेज मीडियम होता है जिसको आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो और रीप्रोग्राम्ड कर सकते हो, मतलब आप उसमें दोबारा प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट किया है कि नहीं किया है? अगर इसको नोट ना किया हो तो फटाफट इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फ्लैश मेमोरी जो है आपका ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल। ऐसे आपका पेन ड्राइव क्या होता है जिसको आप शॉर्ट में पीडी के नाम से जानते हो? किसके नाम से जानते हो? पीडी के नाम से। इट इज अ फ्लैश मेमोरी, ये भी एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी, यूज टू स्टोर डेटा परमानेंट। इट इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये आपका पोर्टेबल स्टोरेज। ये कल हुआ था कि नहीं हुआ था किरण जी? किरण तिवारी जी टॉपिक कल ये वाला हो गया था जो मैं बता रहा हूँ? अच्छा नहीं हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, तो एक बार देख लीजिए आप लोग जरा फटाफट इससे, है ना? ओके, पेन ड्राइव हो गया आपका ना, पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड भी आपका, आप लोग मेमोरी कार्ड अपने स्मार्टफोन में यूज करते हो, ये भी आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, स्टोर करने के लिए उसकी आता है। आपके डिजिटल कैमरा में, मोबाइल फोन में, लैपटॉप, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर या आप जो भी इस तरह की चीजें यूज करते हो उसमें आप मेमोरी कार्ड का प्रयोग करते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिस्क स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से मिलता है, ये हम लोगों को थोड़ा देखने की यहाँ पे जरूरत है एक्चुअली। जो आपका डिस्क होता है जिसे आप हार्ड डिस्क बेसिकली बोलते हो, आपका हार्ड डिस्क हो गया या कोई भी इस तरह स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, भाई सीडी का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, डीवीडी का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बीआरडी एचवीडी का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। तो क्वेश्चन बनता है, एक वर्ड निकल के आता है, ये बता दीजिए फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग क्या होता है? एक प्रश्न बनता है, व्हाट अबाउट फॉर्मेटिंग, या फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग क्या होता है कोई बताएगा? चलो मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है अपने आप में। अच्छा हम ही है बस, और कोई नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ही बता दीजिए फिर। द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू, dividing a disk into, dividing a disk into, the process of dividing a disk into track and sector, track and sector, the process of dividing a disk into एक मिनट रुकिएगा गाइस, बस एक मिनट।
एक अर्जेंट कॉल था, दैट इज वाई। ठीक है, आई एम सो सॉरी। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेटिंग मैंने बोला, फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। फिर से लिख लीजिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन अपने आप में कई बार पूछा गया है। फॉर्मेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू द प्रोसेस ऑफ dividing a disk into track and sector is known as formatting। मतलब जो डिस्क होता है ना, उस डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है ना, फिर से बोल रहा हूँ, जो डिस्क होता है, उस डिस्क को जो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया होती है, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये सब ट्रैक सेक्टर क्या होता है? चीज जो आपको दिख रहा है ना, किरण जी है ना, हाँ बिल्कुल, आपने आप मुझे बताइए, जो आपको दिख रहा है ना, ये हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट होता है। पता है कौन सा पार्ट होता है? ये हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है। इंटरनल मतलब आंतरिक, ऐसे हार्ड डिस्क होता है। और ये ना, यहाँ पे एक हेड होता है, हेड लगा होता है, और इस पूरे पार्ट को प्लेटर बोलते हैं। ये आपका जो पूरा देख रहे हो आप ना, इस तरफ पूरा, ये प्लेटर होता है। और इसी के अंदर जो सर्कल देख रहे हो आप, इस सर्कल, छोटे छोटे सर्कल नहीं है, सर्कल छोटे छोटे, इसे ट्रैक कहते हो। और हाँ, छोटे छोटे सर्कल को ट्रैक कहते हो। और जो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये एक भाग दिख रहा है, ये ट्रैक सेक्टर होता है और एक डिस्क सेक्टर होता है। ओवरऑल इतना समझो आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ट्रैक जो आपका ये डिस्क होता है, ऐसे समझो आप, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, तो सर्कल जो मैंने बनाया है इसे ट्रैक कहते हैं। ओके, ये सर्कल जो मैंने बनाया इसे ट्रैक कहते हैं। अगर एक अंदर सर्कल, एक सर्कल, फिर दो सर्कल, तीन सर्कल, तीन सर्कल है ना, तीन ट्रैक है। और इसी को मैंने ना ऐसे कर दिया, 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 ऐसे कर दिया। तो अब जो छोटा छोटा ये नहीं बन गया चंकी, ये आपका छोटा छोटा जो सेगमेंट टाइप का, एग्जैक्टली इसे सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो एक सर्कल भाग जो होता है, वाओ वेरी गुड, तो सर्कल जो होता है आपका, सर्कल एक, वो आपका ट्रैक कहलाता है। और जो आपका ये भाग होता है, ये पार्ट होता है, ये आपका सेक्टर कहलाता है। जो आपका डेटा होता है ना, वो ट्रैक और सेक्टर का एक लोकेशन बनता है, जाके वहीं पे स्टोर होता है आपका डेटा, है ना, डेटा वहीं स्टोर होता है। तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मेटिंग। हाँ बिल्कुल, ट्रैक और सेक्टर को डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। और आपसे बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जान लीजिएगा गाइस, है ना, ये क्वेश्चन। तो ये आपका जो होता है, हाँ एक नंबर ले लेंगे, बिल्कुल एक नंबर ले लेंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर आपको लेना है यहाँ से, ठीक है। और पहले बता दे रहा हूँ, एक नंबर आउट करा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। टेक्निकल थोड़ा भी है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, लोगों के ऊपर से उड़ भी जाता है, लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक। तो जो डिस्क होता है, ये मैंने बोला ना, बहुत सारे सर्कल जो ऐसे से होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सर्कल, इन्हीं को ट्रैक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? ट्रैक नाम दिया गया। एंड सेक्टर क्या होता है? डेटा स्टोरेज आर इन वन ट्रैक मल्टीपल ब्लॉक इज कॉल्ड सेक्टर। वही जो बोला कि अगर एक ट्रैक है और एक ट्रैक में ऐसे नंबर ऑफ क्या है, ये ब्लॉक है, अलग अलग ब्लॉक, तो इसी नंबर ऑफ ब्लॉक को क्या बोल देते हैं? सेक्टर बोल देते हैं। फिर ट्रैक बना, उसके अंदर ब्लॉक, फिर ट्रैक बना, उसके अंदर ब्लॉक, फिर ट्रैक बना, उसके अंदर ब्लॉक, उसी को सेक्टर बोल देते हैं। और हमारा डेटा जाके वहीं पे स्टोर होता है। और इतना याद जान लीजिए, बस इतना काफी है आपके लिए। अब आगे देखो आप, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमारी होती है, उसमें कुछ फाइल सिस्टम यूज होते हैं हमारे लिए। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा, मतलब इसका बेस बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है। अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, आप पीसीए आपने जो भी किया होगा,
या आप जो है अभी आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम इन हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में फाइल सिस्टम कौन सा होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन कौन सा फाइल सिस्टम होता है? तो एक फैट होता है, फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और एक NTFS होता है जिसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। तो अब देखो फाइल एलोकेशन टेबल और फैट में क्या इसमें NTFS में क्या अंतर है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। जो फैट होता है वो नॉट सिक्योर, इट इज नॉट सिक्योर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है। धनतेरस की आप लोगों को, आपको मतलब बाकी हो सकता है लोग रिकॉर्डेड भी क्लास देखते हो, ठीक है। हाँ, तो आपको ना धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज धनतेरस की वजह से कुछ चीजें हैं जो लगातार आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा बिजी। क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं क्लास लेने में, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि कुछ कॉल आ रहा है कंटिन्यू बाहर से। आपको भी सर, हाँ बिल्कुल मैम, थैंक यू। आप इट इज नॉट सिक्योर, ये आपका सिक्योर नहीं होता है और ये आपका सिक्योर होता है, ठीक है। इट इज नॉट सपोर्ट डिस्क कोटा एंड इट इज सपोर्ट डिस्क कोटा। तो डिस्क कोटा को सपोर्ट नहीं करता है ये, और ये डिस्क कोटा को सपोर्ट करता है। मतलब डिस्क कोटा का मतलब ये होता है कि आप ना जो नंबर ऑफ कह सकते हो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। कोटा मीन्स यहाँ पे कोटा का सेंस ये है ना, जो आपका ये हार्ड डिस्क होता है ये ट्रैक और सेक्टर में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो मतलब नंबर ऑफ चीजें आप स्टोर कर सकते हो। डिस्क कोटा का मतलब एक इसका एक कोटा होता है। स्पेस की बात यहाँ पे कर लें तो फैट का एक उतना कोटा नहीं होता जितना NTFS का होता है, तो इसलिए बोला गया डजंट सपोर्ट दिस कोटा। फैट फाइल एलोकेशन टेबल होता है, हालांकि फैट का यूज नहीं होता है, लेकिन अब बना था सिस्टम फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS दोनों, चूंकि नया है NTFS, तो NTFS का ही यूज होता है, फैट का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वही बताया गया कि डजंट सपोर्ट दिस कोटा, ये दिस कोटा को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका जो भी चीजें स्टोर है, अगर वो डिलीट हो गया, अगर वो इरेज हो गया, समझो मेरी बात है ना, जो भी नंबर ऑफ चीजें स्टोर है डिलीट हो गया, तो इसमें से आप ना रिकवर नहीं कर सकते हो, फैट के माध्यम से रिकवरी नहीं हो सकती है। बट NTFS डिस्कोटा को सपोर्ट करता है, तो डिस्कोटा को सपोर्ट करने की वजह से ना रिकवरी हो सकती है। जितनी भी चीजें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हैं या जितना भी डेटा स्टोर है आपका, वो रिकवर हो सकता है। आपको पता है अगर आपका हार्ड डिस्क पूरा फॉर्मेट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आपके जितने भी हार्ड डिस्क में चीजें स्टोर होती है, क्या उसे रिकवर कर सकते हो? तो फैट में रिकवर नहीं होता है, लेकिन NTFS में रिकवर होता है बिकॉज ऑफ डिस्कोटा। तो यही होता है इसका मतलब कि रिकवरी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। डजंट सपोर्ट डेटा कंप्रेशन एंड इट सपोर्ट डेटा। डेटा कंप्रेशन का मतलब ये होता है ना, डेटा कंप्रेशन का मतलब यहाँ ये होता है कि आप ना डेटा को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कंप्रेस का मतलब जैसे लार्ज साइज का कोई डेटा है, लार्ज साइज का कोई डेटा है, तो उसके साइज को कम करके आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन NTFS में सपोर्ट दिस डेटा कंप्रेशन, मतलब अगर लार्ज साइज का कोई डेटा है ना, तो उसके साइज को कम करके भी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है NTFS वाले में। तो NTFS क्या करता है कि लार्ज साइज को कंप्रेस कर दे। कंप्रेस मतलब क्या होता है ना, कम करना, कंप्रेस कर देना। तो ये कंप्रेस कर देता है, लेकिन जो आपका फैट होता है ना, ये कंप्रेस नहीं करता है। तो इसलिए फैट का यूज अब होता भी नहीं है, लेकिन जो NTFS है इसी का यूज होता है। तो NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है ना। हम लोग जब फॉर्मेट करते हैं अपने सिस्टम को, भाई आपने देखा होगा, मुझे एक बात बता दो,
हार्ड डिस्क का, आप हार्ड डिस्क के बारे में जानते हो ना, हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी होती है। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपने एक नाम सुना होगा सी ड्राइव का, सी ड्राइव का नाम सुना होगा, आपने डी ड्राइव का नाम सुना होगा, आपने ई ड्राइव का नाम सुना होगा, मतलब ये आपने ड्राइव का ना नाम सुना होगा, है ना, नाम सुना होगा। तो सी ड्राइव जो आपका होता है ना, ये इसी में ना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो सी ड्राइव होता है गाइस, इसी में ना हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। और आपका जो ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें, डी ड्राइव होता है जिसमें हम लोग पर्सनल चीजें इंस्टॉल करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें होता है फिलहाल इंस्टॉल करते हैं। सी ड्राइव में हमारा जो सिस्टम का फाइल होता है वो इंस्टॉल होता है, वो स्टोर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव में। और हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो पार्टीशन होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ड्राइव, या अपने अकॉर्डिंग हम पार्टीशन कर सकते हैं इसको अलग अलग। जैसे मान लीजिए 100 जीबी का आपका हार्ड डिस्क है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हालांकि 100 जीबी का होता नहीं, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मान लीजिए 100 जीबी का हार्ड डिस्क एग्जांपल है। तो मैंने कहा ये 30 जीबी आपका ये हो गया, 30 जीबी आपका 60 जीबी, और 40 जीबी आपका ये हो गया, तीन पार्टीशन क्या, 30 30 60 और 60 40 100 जीबी का आपका पार्टीशन हो गया। 30 जीबी सी में स्टोर कर सकते हो डेटा, 30 जीबी डी में स्टोर कर सकते हो, और 40 जीबी आप ई में स्टोर कर सकते हो डेटा। तो ये मतलब होता है कि इतना आप स्टोर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कोई अभी लाइव आया था यार, किरण जी, और कोई आया था अभी, कोई आदमी, बड़ा सा आदमी टाइप का था। ओके, ऑफिशियल, ओके। हाँ मतलब, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका मेमोरी हायरार्की होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन होता है और मेमोरी हायरार्की में सबसे नीचे कौन होता है, क्या होता है, कौन सी मेमोरी होती है ना। मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है सीपीयू रजिस्टर, ये सबसे टॉप पे होता है, पता है आपको। मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है सीपीयू रजिस्टर। और उसके बाद कैश मेमोरी होता है, और कैश मेमोरी के लेवल होते हैं L1 L2 L3। मतलब जो कैश मेमोरी होता है, आप देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा कैश मेमोरी है। और कैश मेमोरी के तीन लेवल होते हैं, L1 होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ओके, ठीक है। तो जो आपका जो आपका हाँ सीपीयू होता है, और मैंने आज उस दिन बताया था कि जो सीपीयू होता है, और जो कैश मेमोरी होता है, और जो रैम होता है, इन तीनों को ना, आपका जो सीपीयू होता है, मतलब सीपीयू यहाँ पे लिख दीजिए, सीपीयू रजिस्टर लिख दीजिए, सीपीयू रजिस्टर। आप इतना ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कौन सी मेमोरी सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, मतलब किस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, तो तीन आंसर में से कोई एक आंसर अगर ऑप्शन में होगा तो हो जाएगा। पहला आंसर आपका सीपीयू रजिस्टर को एक्सेस करता है, डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस टू सीपीयू, मतलब जो सीपीयू के द्वारा, पता नहीं क्या बोला आपने। तो सीपीयू ना जिसे डायरेक्टली क्या करता है, एक्सेस करता है, तो सीपीयू रजिस्टर को पहले एक्सेस करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कैश को एक्सेस करता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेन मेमोरी में जो आपका रैम होता है इसको, मतलब इन तीन मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने डायरेक्टली एक्सेस करता है। और ये मेमोरी आपके टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं, मतलब परमानेंट यहाँ पे स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ बना हुआ है, तो अभी पीछे आपने पढ़ा है रोम बायोस, खैर रोम बायोस मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो रोम में स्टोर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था जो सीमॉस होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये कहाँ स्टोर होता है, एबीसी रोम में स्टोर होता है। चिप, ये चिप कहाँ स्टोर होता है, रोम में होता है। बायोस चिप कहाँ होता है, रोम में होता है। रिमूवल ड्राइव्स का मतलब पेन ड्राइव हो गया आपका, आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया। रिमूवल मतलब जो आप रिमूव करते हो, है ना, आप अपने सुविधानुसार लगा दो, अपने सुविधानुसार आप निकाल दो।
पेन ड्राइव को जो हमारा मन करता है तो सिस्टम में लगा देते हैं, जो चीजें स्टोर करना होता है कर देते हैं, जो मन करता है हटा देते हैं। नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज डिवाइस हो गया, आप वो भी लगा सकते हो कि जब आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो स्टोरेज डिवाइस को यूज कर सकते हो। बाकी हार्ड ड्राइव आपका होता है, ये आपके परमानेंट स्टोरेज होते हैं भाई, सीधी बात है, नीचे वाले जो स्टोरेज होते हैं परमानेंट होते हैं, ठीक है। फिजिकल रैम, रैम मतलब पता ही क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वर्ड निकल के आ रहा है वर्चुअल मेमोरी। ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, आप बिल्कुल इसे हिंदी में समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है, वर्चुअल मतलब होता है आभासी। आपको पता है अभी आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, ये वर्चुअली है। अच्छा, आप मेरा क्लास फिजिकली अटेंड कर रहे हो कि वर्चुअली अटेंड कर रहे हो, बताओ मुझे जरा। आप मेरा क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो तो क्या वर्चुअली अटेंड कर रहे हो या फिजिकली अटेंड कर रहे हो? तो आंसर इसका आएगा सर, जो आप आपका क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, वो वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं, ना कि फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। तो वर्चुअली मतलब, वर्चुअल का मतलब होता है आभास करना, आभासी, नॉट अ एक्चुअल। आभासी, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते, मैं आपको टच नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आभास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ आप हैं, क्लास को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप ना, हम लोग टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है ना, आभासी वाली बात है। आप फेसबुक यूज करते हो ना, सबके कांटेक्ट में होते हो ना, लेकिन आप किसी को टच नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो आभासी, आभास वाली बात हो रही है ना, आभासी दुनिया है। इसीलिए मैं इसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलता हूँ, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड बोलता हूँ। सही है, हाँ जी बिल्कुल। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब होता है कि आप ऐसी दुनिया, दुनिया आपकी जहाँ पे आप एक्चुअल में एग्जिस्ट ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आभास हो रही है कि हाँ ये बंदा या ये जो है व्यक्ति पास में है, तो आभास होता है इसका मतलब, वर्चुअल होता है इसका मतलब, ठीक है। तो कंप्यूटर में ऐसी मेमोरी जो हो ना, लेकिन उसका आभास हो। कंप्यूटर में ऐसी मेमोरी जो हो ना, लेकिन उसका आभास हो, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अबे कैसे आभास कब होता है पता है? जैसे मान लीजिए आपका रैम, में एग्जांपल ले रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, जो हो ना उसका आभास हो, अच्छा सही बात। तो रैम जो होता है आपका, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। मान लीजिए आपका रैम 2 GB का है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 GB का है। आपको पता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम ओपन होता है वो रैम पर होता है। किस पर होता है? जो भी प्रोग्राम हमारा ओपन होता है वो रैम पर होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पर होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी पर प्रोग्राम ओपन होता है। अब मान लीजिए आपको कोई गेम खेलना है, कोई गेम खेलना, जो गेम की साइज ज्यादा होती है, मान लीजिए 2.5 GB की है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2.5 GB की है। अब यार एक बात बताओ, गेम की साइज 2.5 GB की है, रैम की साइज 2 GB की है, रन कैसे करेगा हमारे रैम पर? रैम की साइज तो कम है। हालांकि स्टोरेज, हार्ड डिस्क की स्टोरेज 80 GB 100 GB जो भी है, 1 TB तक की है, लेकिन भैया हमारा प्रोग्राम रन तो रैम पर ही करेगा ना। तो मेरे भाई होगा, कैसे होगा पता है? जितने में जितनी कैपेसिटी की कमी होती है, 0.50 की कमी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 GB है तो 0.50 की कमी है, 0.50 GB की कमी है। तो ये ना हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट जो है, हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट उसको यूटिलाइज कर लेता है तब तक जब तक कि इस प्रोग्राम को आवश्यकता होती है गेम को। तो वो हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट जो है क्या ले लेता है। और किस तरह काम करता है? हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट रैम की तरह काम करता है। तो इसीलिए बोलते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क used as RAM, used as RAM, that is called virtual memory। एक स्मॉल पार्ट होता है हार्ड डिस्क का जो रैम की तरह प्रयोग किया जाता है और अपने आप को फील कराता है एक्सटेंडेड रैम। एक्सटेंडेड रैम, एक्सटेंडेड रैम, एक्सटेंडेड मतलब, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना। किसको बढ़ाना? रैम को बढ़ाना। तो रैम की साइज तो इसे 2 GB की है, लेकिन उस दौरान केवल जब तक वो प्रोग्राम रन होगा ना, तब तक के लिए रैम की साइज 2 GB ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा हमको आभास होता है। आभास कौन कराता है? आभास कराने काम करता है मेरे दोस्त वर्चुअल मेमोरी। इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। आगे आप देख सकते हो वर्चुअल मेमोरी के पीछे क्या होता है, तो आप समझ लो पूरा। A virtual memory combines your computer's RAM with the temporary space on your hard disk. When RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file. Moving data to and from the paging file free up RAM so your computer can complete its work. It is also called extended RAM. अभी जो मैंने आपको पीछे बताया उसका मतलब वही है कि
हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट रैम की तरह यूज होना वो वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट रैम की तरह यूज करना वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। एक्चुअल में ऐसा कोई मेमोरी होता है नहीं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ऐसा मेमोरी होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसी को बोलते हैं आपका वर्चुअल मेमोरी। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। फटाफट एक बता दीजिए वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना समझिएगा कि स्मॉल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड एज एन एक्सटेंडेड रैम इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मतलब आभासी होता है, आभास करने वाला जो होता है ये आपका वर्चुअल मेमोरी कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लें तो मेमोरी यूनिट। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, सर ये किस एरिया का नाम है? मेमोरी यूनिट, है ना। तो मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। सीधी सी बात है, मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी मैंने बताया तो यार, अब क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, बताइए वर्चुअल मेमोरी। सीधे सीधे लिखा होता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन निकल के आता है। तो आप जान लीजिए वर्चुअल मेमोरी is a small part of hard disk used as an extended RAM that is called virtual memory। हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट, हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट जो रैम, बढ़ा हुआ रैम की तरह यूज होता है, बढ़ा हुआ रैम की तरह यूज होता है। तो आपका ऑप्शन में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यही जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका ऑप्शन में दिख जाएगा। जहां पे एक्सटेंडेड रैम दिख जाए, ऑप्शन में एक्सटेंडेड रैम जहां दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी के केस में एक्सटेंडेड रैम आप जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि आपके मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। मतलब मेमोरी यूनिट का काम होता है कैपेसिटी ऑफ मेमोरी को मेजर करना। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट होता है, सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी का ही बिट होता है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। 0 मतलब ऑफ स्टेट, 1 मतलब ऑन स्टेट। तो ये बिट का मतलब होता है। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ चीजें हैं आपको ध्यान देना होगा। 1 बिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट जो आपका होता है वो इक्वल होता है 1 गीगाबाइट के, और 1 मिलियन बाइट इक्वल होता है 1 मेगाबाइट के। हालांकि मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा आगे। लेकिन ध्यान दीजिए ये कुछ चीजें हैं आपके सामने बनी हुई हैं, आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं कि एक बिट जो होता है आपका वो एग्जैक्टली कितना होता है। आप नोट कर सकते हैं 0 या 1 होता है एक बिट जो होता है। एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, और एक बाइट जो होता है वो एक बाइट के 8 बिट के बराबर होता है। और आपका एक निबल में जो आपका होता है वो 1/2 बाइट होता है, 1/2 बाइट होता है। 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक एक्साबाइट बराबर 1 जोटाबाइट। और 1024 जोटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट बराबर 1024 योटाबाइट बराबर 1 बीबी। और बीबी मतलब होता है ब्रोंटोबाइट। बीबी मतलब होता है ब्रोंटोबाइट। बीबी मतलब क्या होता है? ब्रोंटोबाइट होता है, ठीक है। ब्रोनो नहीं होता पगले, ब्रोंटोबाइट होता है, ठीक है। और 1024 बीबी बराबर जो होता है, ब्रोंटोबाइट बराबर जो होता है वो 1 जियोबाइट के होता है। 1 जियोबाइट के होता है। किसके होता है? 1 जियोबाइट के होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। 1 जियोबाइट। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट आपका जो होता है वो बिट होता है, और लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट जो आपका होता है वो जियोबाइट होता है। क्या होता है? जियोबाइट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपका बनता है अप्रोक्स करके, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे। हालांकि पीछे था, जैसे एग्जैक्ट वाला तो हो गया, अब अप्रोक्स वाला भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से बनता है। अब जैसे आप एक बार बताओ, 1 किलो बाइट जो होता है आपका एग्जैक्टली वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू हो गया।
लेकिन अप्रोक्स वाली वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 बाइट। 1000 बाइट क्या होती है दोस्तों, 1000 बाइट। तो ये आपकी होती है 1000 बाइट, 1 किलोबाइट बराबर। 1 मेगाबाइट आपका होता है 10,48,576 बाइट होता है। लेकिन इतना आपको याद रखने की आवश्यकता थोड़ी ना है। मान लो मुझे याद है 10,48,576 बाइट 1 मेगाबाइट होता है, आप इतना याद कर लो 1 मिलियन बाइट होता है। 1 मिलियन बाइट होता है, आप इतना याद कर लो, ठीक है। ऐसे 1 GB बराबर कितना होगा, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 0 0 हो गया 1000, 6 टाइम 0 हो गया आपका, तो यहाँ हो गया 6 टाइम 0 नहीं, 9 टाइम 0, और इसी को आप बोल देते हो 1 ट्रिलियन बाइट। तो चाहे वो जीरो के फॉर्म में आए, चाहे वो जीरो, हाँ क्या आंसर आ रहा है, 1 0 0 1 6 0, बस 30 बढ़ाते जाओ। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बस 30 बढ़ाते जाओ। 1 TB बराबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना जीरो, 12 जीरो हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा। और इसे बोलते हो 1 ट्रिलियन बाइट। क्या बोलते हो, 1 ट्रिलियन बाइट। या तो वो ऐसे पूछ सकता है या तो वो ऐसे पूछ सकता है। 1 PB बराबर आपका होता है 15 जीरो, है ना, यही तो होता है, यही तो होता है ना 15 जीरो। इसे आप कहते हो 1 कॉर्डेलियन। क्या कहते हो, 1 कॉर्डेलियन कहते हो, 1 कॉर्डेलियन बाइट। तो ये ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछने को अप्रोक्स, ये तो अप्रोक्स वाली वैल्यू होगी, और एक एग्जैक्ट वाली वैल्यू होती है, ठीक है। आप सिखाए थे, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, अगर मैंने सिखाया है इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। तो ये फाइनली जो मेमोरी यूनिट से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है, स्टोरेज डिवाइस से प्रश्न आता है, तो ये आपका होता है कंप्लीट फाइनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या है। ओके, आउटपुट डिवाइस आप लोगों ने पढ़ रखा है, डिस्कस साथ मैंने किया होगा डिस्कस, है ना, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अच्छा पहले बताओ, ये हो गया है, चलो टोपोलॉजी, तो यार उसका स्लाइड तो अभी मेरे पास है नहीं अभी ना, चलो टोपोलॉजी डिटेल में नहीं हुआ है। आउटपुट डिवाइस एक बार देख लेते हैं, और टोपोलॉजी को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। आउटपुट डिवाइस का मतलब जो हमको आउटपुट प्रोवाइड करे, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। जैसे आपसे पूछे कोई आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो आउटपुट को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपका आउटपुट होता है उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, आउटपुट को आप कह सकते हो, आउटपुट व्हाट द यूजर get from the processor, what the user gets from the processor, that is called output। एक ये होता है what the user get from the processor, जो यूजर प्रोसेसर से पाता है। भाई कौन पाता है, यूजर पाता है, किससे पाता है, प्रोसेसर से पाता है, तो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट ही तो होगा, जो यूजर प्रोसेसर से पाता है। अगला आप लिख सकते हो आउटपुट के बारे में, what processor gives to the यूजर, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। तो जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो आपका आउटपुट होता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो आउटपुट होता है। और एक होता है व्हाट द यूजर गेट फ्रॉम द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर से यूजर पाता है वो, तो मतलब दोनों का मतलब एक ही हो गया। अरे ये सही, दोनों सही है, हद है, ये भी सही है और ये भी सही है भाई, इसमें भी तो यूजर ही पा रहा है ना, किससे, प्रोसेसर से। तो आप चाहे ऐसे बोल दो और आप चाहे ऐसे बोल दो, व्हाट द यूजर गेट्स फ्रॉम द प्रोसेसर दैट इज कॉल्ड आउटपुट, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर दैट इज कॉल्ड आउटपुट। जो भाई, हाँ याद करने में, ओहो अच्छा याद करने में, अच्छा ठीक है, हाँ याद करने में। लेकिन एक बात बताओ, अब याद करना थोड़ी ना है, आपको तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। अब एग्जाम में अगर ये वाला आ गया ऑप्शन है, तो आप तो फिर ये वाला ढूंढते रहोगे, ये वाला तो आपको मिलने से रहा, मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। हाँ वही मतलब, जी हाँ, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ही बोला गया इट टेक्स इंफॉर्मेशन विद योर कंप्यूटर एंड प्रेजेंट्स इट टू यू इन अ फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड। वो आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करता है जिस फॉर्म में आप समझ सकते हो। इन सिंपल वर्ड, व्हेन डेटा इज गिवन टू यूजर बाय प्रोसेसर, डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ईटीसी आपके सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। अच्छा, अब मुझे जरा ये बता दीजिए कितने प्रकार के आउटपुट होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए किरण मैडम आंसर दीजिए फटाफट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, देखता हूँ आपका कितना सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉन्ग है आंसर देने का। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ। अच्छा चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 3, 4, 2, 5। कितने प्रकार के आउटपुट होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट? आंसर प्लीज। कितने प्रकार के आउटपुट होते हैं, नहीं पता? गलत आंसर। आउटपुट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक आपका होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। मुझे पता है आप क्या सोच रहे थे, आप डिवाइस के बारे में सोच रहे थे। मैंने डिवाइस नहीं लगाया आगे, मैंने केवल आउटपुट लिखा है, डिवाइस नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, मुझे पता है आप डिवाइस समझ के आंसर दे देते। मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है, और प्रोजेक्टर आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है, और स्पीकर आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है। तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है। बाकी आपका जो प्रिंटर है ये आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है। आपका जो प्लॉटर है ये आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है। ये आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है और ये आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के बेसिकली आउटपुट होते हैं। मैं आउटपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा था, इसका आंसर 2 हो जाएगा। मुझे पता था कि यही आंसर लोग आंसर देते हैं अक्सर उमन, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो मॉनिटर क्या होता है, एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें आप देख सकते हो कि द मॉनिटर डिस्प्लेज द वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड। सर मेरे एग्जाम में कल सेम क्वेश्चन आया था, उसमें 2 ऑप्शन में ही नहीं था। आप जान गए सर, आप जान गए सर। हाँ, नहीं नहीं स्कंद पांडे जी, वो डिवाइस अगर आगे होगा तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केवल पूछेगा आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे भाई आउटपुट तो 2 ही प्रकार का होता है ना भाई, जेन्युइन बात है। आउटपुट हमें 2 ही प्रकार से मिलता है, या तो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल सकता है या तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिल सकता है। हाँ, कैटेगरी लिखा हो तो अलग बात है, कैटेगरी भी आपका अलग होता है, लेकिन यहाँ केवल आउटपुट लिखा है भाई। सीधी बात है, अगर केवल केवल आउटपुट लिखा हो, केवल आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ मैंने पूछी, मैंने जानबूझ के पूछा है, जानबूझ के बोला कि आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिवाइस आगे बोलता हो तो डिवाइस का अलग होता, या कैटेगरी बोल देता तो भी अलग होता, लेकिन केवल आउटपुट बोल रहा है तो आउटपुट आपका वही होता है। ठीक है, आगे मॉनिटर। मॉनिटर में आपका वीडियो कार्ड के माध्यम से, मॉनिटर को ही आप लोग वीडियो के नाम से जानते हो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हो। सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी एलईडी मॉनिटर, एंड ओएलईडी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर, ये सारे आपके क्या होते हैं, मॉनिटर के प्रकार होते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आगे आपको दिया गया है कि सीआरटी मॉनिटर क्या होता है। लुक लाइक टेलीविजन स्क्रीन। पहले हम लोग जो टेलीविजन यूज करते थे उसी का आपका एक लुक दिया गया है सीआरटी का। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोस्ट टेलीविजन एंड कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन्स, a CRT works by moving an electron beam back and forth across the back of the screen। मतलब कैथोड रे ट्यूब आपका जो होता है दोस्तों, ये इसका काम सीधे सीधे क्या होता है, सीआरटी का। सीआरटी का काम होता है हमको आउटपुट प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रॉन बीम मूव करता है, इलेक्ट्रॉन किरणें मूव करती हैं और वो जाती हैं दोस्तों फास्फोरस से जो कोटेड आपका ये स्क्रीन होता है उसे टकराती हैं, जिसे टकराने के बाद में हमको क्या मिलता है, हमको आउटपुट दिखाई देता है।
कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं। ये आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे जो कोटिंग होती है ये फास्फोरस की स्क्रीन होती है, फास्फोरस से कोटेड होती है ना, फास्फोरस एग्जैक्टली। उसी पे किरणें आके टकराती हैं, इलेक्ट्रॉन की किरणें, तो वो उद्दीपन होता है। उद्दीपन होने पे वो चमकता है और चमकने पे क्या होता है, हमको चीजें दिखाई देती हैं, विजुअल होने लगती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपका मॉनिटर वही आपका दिया गया है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, एलसीडी, एलईडी। आप देख सकते हो कुछ डिफरेंस इसके बारे में है। ये कुछ डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे, इसको आप पेन डाउन कर सकते हो। कंट्रास्ट इज नॉट सो गुड। एलईडी, एलसीडी और टीएफटी के बारे में बोला गया है। कंट्रास्ट इज नॉट सो गुड। कंट्रास्ट जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। एलईडी कंट्रास्ट इज बेटर देन एलसीडी। जो कंट्रास्ट होता है वो बेटर होता है एलसीडी के अपेक्षा, एलईडी का। कलर एक्यूरेसी इज लेस देन एलईडी। यहाँ कलर एक्यूरेसी इज बेटर देन एलसीडी। LCD monitors consume less power than CRT. LED monitors consume less power than LCD. LCD uses mercury, so it's harmful for environment. LEDs do not uses mercury, so it's environment friendly. ये कुछ points हैं that we have to know. These points, basic difference between LCD and LED. Okay, पेन डाउन कर लीजिए फटाफट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए as you wish. अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया आस्कन पांडे भैया, बहुत बढ़िया। आपका एसओ का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप मुझे मिठाई खिलाओ। आईटी ऑफिसर बन जाओ आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा है। किरण जी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू किरण जी। मतलब आपने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा तो मैंने उनकी तरफ से थैंक यू बोल दिया, ये अच्छा है? फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंटर आपका दो होता है मेरे भाई। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। एक आपका सॉफ्ट कॉपी, ये आपको क्या करता है, हार्ड कॉपी, हाँ, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। आपका जो प्रिंटर होता है, दो प्रकार के बेसिकली प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जो इम्पैक्ट डाल के आउटपुट दे, जिससे क्या होता है ना कि उसका जो स्ट्राइकर होता है वो पेपर पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। तो पेपर पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, वो आवाज करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज वॉइस करता है, नॉइज करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ऐसा प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज नहीं करता, क्योंकि ये स्प्रे करता है, इंक को स्प्रे करता है, या लेजर के माध्यम से आउटपुट देता है, या केमिकल, एक स्पेशल केमिकल यूज करता है, उसके माध्यम से आउटपुट देता है। तो ये आपका यूज होता है एक प्रिंटर में। आगे हम बात करें, अगर देखें इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस बताया गया है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो स्ट्राइक करता है पेपर पे डायरेक्टली व्हाइल प्रिंटिंग, दैट इज व्हाई make noise while printing, and non-impact printer doesn't strike paper directly while printing, that is why it's not impact printer, it do not make a noise, and impact printers are economic and non-impact printers are costly। मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो सस्ते होते हैं, कंपेयर अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, कंपेयर अगर हम कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, बता दीजिए मुझे यहाँ पे। आई होप चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नोट कर लीजिएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है।
Daisy wheel printer is an impact printer technology use interchangeable pre-formed type elements to generate high quality output comparable to प्रीमियम टाइप राइटर। एक्चुअली टाइप राइटर की तरह ही होता है आपका ये इम्पैक्ट प्रिंटर। किसकी तरह होता है? तो ये क्या करता है दोस्तों, ये हमको टाइप राइटर की अपेक्षा हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। डेजी व्हील प्रिंटर और एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें देखो पिन लगे होते हैं ना, ये सारे टकराते हैं जब पेपर पे तो वही छपता है जो पिन लगे होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लें तो आपका नॉन टेली टाइप प्रिंटर आपका जो होता है, टेली टाइप प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टेलीटाइप प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख सकते हैं आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक अच्छा प्रिंटर माना जाता है, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट देता है। कैसे काम करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका फिजिकल मतलब बाहर का है, उसका एक्सटर्नल पार्ट दिखाया गया है, मतलब पूरा, और ये इंटरनल दिखाया गया कैसे वो काम करता है, कैसे वो वर्क करता है। आपका जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो इंक को स्प्रे करता है, इंक का यूज करता है। ठीक है, और इसमें अलग अलग कलर के आप इंक यूज कर सकते हो, तो इंक के माध्यम से वो स्प्रे करता है, उससे आउटपुट देता है। थर्मल प्रिंटर जो आपका होता है वो एटीएम सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हो इसका पेपर, एटीएम में लगा हुआ जो प्रिंटर होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। ये जो बस में आप सफर करते हो, बस कंडक्टर जो आपको टिकट देता है वो भी आपका थर्मल का ही एग्जांपल होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है पेपर की बहुत अच्छी नहीं होती है, कुछ टाइम बाद वो गायब होने लगती है। इस पे जो प्रिंट होता है वो गायब होने लगता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, 3 डायमेंशनल प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, पूरा 3D का लुक आता है, मतलब एक्चुअल देखने में लगता है वो। ये देखो देखने में एक्चुअल लगता है, ऐसा प्रिंटर जो देखने में एक्चुअल लगे वो आपका 3D प्रिंटर होता है। ठीक है, प्लॉटर एक सबसे बड़ा डिवाइस होता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बैनर होते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगे होते हैं, कंपनियां लगाई होती हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, वो सारे जो प्रिंट आउट होते हैं प्लॉटर से निकलते हैं। तो प्लॉटर एक बड़ा सा प्रिंटर होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर आपका देख सकते हो, ये भी आपका क्या है, प्रिंटर है जो मूवी वगैरह हम लोग देखे जाते हैं सिनेमा हॉल में, है ना, वहां पे लगा होता है, आपका प्रोजेक्टर ही लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। स्पीकर देख सकते हो आप, मल्टीमीडिया स्पीकर होता है। ओके सर, हाँ प्रेजेंटेशन, जी हाँ बिल्कुल, हाँ प्रेजेंटेशन के लिए भी तो प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्रेजेंटेशन के लिए भी हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। हालांकि यार अब इतने सारे स्मार्ट डिवाइस आ गए ना, अब प्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्टली स्मार्ट बोर्ड का यूज ही किया जाता है। अब स्मार्ट बोर्ड का यूज हर जगह लगभग हो रहा है, देखो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है ना। प्रोजेक्टर का यूज अब देखो आने वाले समय में आप जब सिनेमा हॉल में जाओगे मूवी देखने, वहां भी देखना आपको वो पूरा वो जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर मतलब आने वाला समय में दिखेगा ही नहीं आपको, प्रोजेक्टर खत्म ही हो जाएगा, देख लेना आप। आने वाला समय इतना एडवांस है प्रोजेक्टर क्या आप, मैंने बोला है क्वांटम कंप्यूटर और सरफेस कंप्यूटर, आप सरफेस कंप्यूटर आपका जब आ जाएगा तो स्मार्टफोन डिवाइस आएगा कि मात्र आप जो है क्या करोगे, आप केवल हाथ में आप अपना एक डिवाइस हाथ में रहेगा, उसी के माध्यम से आप चीजें सारी एक्टिविटीज कर लोगे, फोन भी उसी से रिसीव कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। हालांकि हॉलीवुड वगैरह में दिखाया जाता है मूवी में वो सारा टेक्नोलॉजी, लेकिन हम लोग उसको अवेल कर लेंगे। ठीक है, आने वाले समय। तो ये फाइनली आपका था दोस्तों हार्डवेयर का एक छोटा सा, मतलब हार्डवेयर का कंप्लीट पार्ट था, एग्जैक्टली नॉट अ छोटा सा कहेंगे, हार्डवेयर का कंप्लीट पार्ट था जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे डिस्कस किया। अब आप मुझे फटाफट एक बार बता दीजिए कि आपको यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा टर्म मतलब जो समझ में ना आया हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो क्वेश्चन हो आप फटाफट क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड this particular topic, then you can ask me without any hesitation. I will resolve your all issues my dear friends। फटाफट एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए फिर तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम।
तब तक के लिए दोस्तों अभी तो आ गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अभी हम मुलाकात करेंगे डायरेक्टली यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल पूछ लीजिएगा, थैंक यू, बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।